नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में एक ट्रिक का वीडियो अपलोड किया था। उम्मीद है वो आपने देख लिया होगा। हम भारतीय संविधान के एक और टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम भारत के 1950 से 2020 तक अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में ट्रिक देखने जा रहे हैं। ट्रिक आप पहले देख लीजिए। राजा कृष्ण जाकर गिरे अली नील के जाल में, वे शंकर नारायण काली देवी के मुख में। राजा कृष्ण जाकर गिरे कहाँ? अली नील के जाल में, वे शंकर नारायण काली देवी के मुख में। सबसे पहले राजा से बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1950 से 1962 तक सर्वाधिक समय राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल रहा, लगभग 12 वर्ष। 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, जो कि संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को शपथ ग्रहण की और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। क्योंकि अब तक भारत की संसद बनी नहीं थी। भारत की संसद जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी वो अब तक बनी नहीं थी। 1952 में इलेक्शन हुए और संसद के सदस्यों ने एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर राष्ट्रपति पद के लिए देखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 और 1957 में 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े नील किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सत्याग्रह से जुड़े। इसके अलावा 1934 में जब मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 1946 में जब पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की तो उसमें 12 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 1957 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तो इन्हें 99.35% वोट प्राप्त हुए। ये अब तक किसी उम्मीदवार को प्राप्त सर्वाधिक मत प्रतिशत है। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी थे जिनका चुनाव तो निर्विरोध ही हुआ था, लेकिन जिन राष्ट्रपतियों को चुनाव निर्विरोध नहीं हुआ उनमें सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, 99.35%। उसके बाद 2 नंबर पर हम बात कर रहे हैं कृष्ण से हम याद रखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी याद में 5 सितंबर को हर वर्ष हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से 1967 तक राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ मुख्य फैक्ट इस प्रकार हैं। 1933 से 1937 तक इनको 5 बार साहित्य के नोबेल के लिए नामित किया गया। कितनी बार? 5 बार साहित्य के नोबेल के लिए इनको नामित किया गया। 5 बार इनको साहित्य के नोबेल के लिए नामित किया गया। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट सेवाएं दी। 1949 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी एक अध्यक्ष रहे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। उसके अलावा भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं देश को दी। उपराष्ट्रपति के रूप में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कार्य कर रहे थे तो 1954 में इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से पुरस्कृत किया। भारत रत्न जिसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, इनको 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की थी और सबसे पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया। ये पहले राष्ट्रपति
जो उपराष्ट्रपति भी थे। भारतीय संविधान में 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी थे। इनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले हैं। 3 नंबर पर हम बात करते हैं जाकर। जाकर से आप याद रखेंगे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 2 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 2 वर्ष भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रहे। बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया। वह 1962 से 1967 तक ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे। 1963 में जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यकाल पूरा होने के बाद 1962 में भारत रत्न दिया गया। भारत के 3 लगातार राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो गया। राष्ट्रपति का पद चूँकि रिक्त नहीं रह सकता, इसलिए वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि आर्टिकल 65 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाए, आर्टिकल 65 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाए तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। चूँकि वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया और जैसे ही वीवी गिरी ने इस्तीफ़ा दिया, ये समस्या आई कि अब राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। तो उसके बाद संसद ने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के पद पर कार्यरत थे, यानी कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 70 ये कहता है कि यदि संविधान में दी गई परिस्थितियों के अलावा राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद ने कानून बनाया और जस्टिस हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया। जस्टिस हिदायतुल्लाह के राष्ट्रपति बनने के बाद 4 नंबर पे हम बात करते हैं राजा कृष्ण जाकर गिरे। गिरे से आप याद रखेंगे वीवी गिरी। वीवी गिरी 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1969 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसको अंतःकरण की आवाज़ का चुनाव कहा जाता है। अंतःकरण की आवाज़ का चुनाव कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में 2 कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, और मोरारजी देसाई सपोर्टेड नीलम संजीव रेड्डी, जबकि वीवी गिरी को इंदिरा गांधी का सपोर्ट प्राप्त था। इस तरह कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो गई। कांग्रेस के सामने ये समस्या थी कि वे वोट नीलम संजीव रेड्डी को दें या वीवी गिरी को दें। ऐसे में इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि सभी अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुने और जो अंतःकरण कहता है उसी को वोट दें। इस चुनाव में ये अभी तक का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें द्वितीय क्रम की मतगणना हुई।
इस चुनाव में द्वितीय क्रम की मतगणना हुई और द्वितीय क्रम की मतगणना में वीवी गिरी को जीत मिली। वीवी गिरी को 50.35% वोट मिले और नीलम संजीव रेड्डी को 48% के समथिंग वोट मिले। अब तक के राष्ट्रपति पद के मुकाबलों में ये मुकाबला सबसे टक्कर का रहा। इनका वोटिंग परसेंट बहुत कम है, जबकि और राष्ट्रपति चुनाव में इनकी तुलना में वोटिंग परसेंट में अंतर बहुत अधिक आता है। वीवी गिरी श्रीलंका में उच्चायुक्त रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वीवी गिरी श्रीलंका में उच्चायुक्त रह चुके थे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश और केरल में राज्यपाल के पद पर भी वीवी गिरी काम कर चुके थे। 1969 से 1974 में जब वीवी गिरी का कार्यकाल पूरा हुआ तो 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न दिया गया। अब तक के 4 कंटिन्यू राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है। आगे भी देखते हैं किस किस को मिलता है भारत रत्न। 5 नंबर पे बात करें अली से आप याद रखेंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु हो गई। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी मृत्यु पद पर हो गई। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जिनके पद पर मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 65 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होगा वही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो उस समय बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फ़खरुद्दीन अली अहमद देश की आज़ादी के समय असम के एडवोकेट जनरल थे। राज्यसभा के 2 बार ये सदस्य रहे। इससे आगे हम बात करते हैं नील से आप याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये वही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे। इनका झटका इनको इतना तेज़ लगा कि इन्होंने राजनीति से इस्तीफ़ा ले लिया, क्योंकि 1967 से ये लोकसभा के स्पीकर के पद पर कार्यरत थे और मोरारजी देसाई के कहने पर इन्होंने स्पीकर के पद से इस्तीफ़ा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर का पद भी इनके हाथ से गया और राष्ट्रपति भी बन नहीं पाए। इससे बहुत दुखी हुए। लेकिन जब 1977 में मोरारजी देसाई फिर सत्ता में आए तो मोरारजी देसाई ने नीलम संजीव रेड्डी को फिर बुलवाया राजनीति में। नीलम संजीव रेड्डी ने इस बार जनता पार्टी को ज्वाइन किया और इन्हें दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो मोरारजी देसाई ने एक बार फिर नीलम संजीव रेड्डी की तरफ देखा। नीलम संजीव रेड्डी ने एक बार तो गर्दन हिलाई कि नहीं भाई, इस बार नहीं, पिछली बार ही दोनों पदों से हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन फिर मोरारजी देसाई के कहने पर नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हुए और संयोग ऐसा रहा कि इस बार नीलम संजीव रेड्डी जो पहले इलेक्शन हार गए थे, निर्विरोध राष्ट्रपति बने। भारत के संविधान में ये पहले राष्ट्रपति अब तक हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी 1956 व 1962 से पहले आंध्र प्रदेश के 1956 और 1962 2 सालों में आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे। कैबिनेट में जहाजरानी, नागरिक उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया। लोकसभा के 2 बार ये स्पीकर रहे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी से आगे हम बात करते हैं 7वें राष्ट्रपति जाल से आप याद रखेंगे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह 7वें राष्ट्रपति बने और ज्ञानी जेल सिंह ने काम किया 1982 से 1987 तक। 1982 से 1987 तक ज्ञानी जेल सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में इन्होंने पंजाब के सीएम के रूप में कार्य किया।
गृह मंत्री भी ये रहे। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल में बहुत मुख्य मुख्य घटनाएं हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, उसके अलावा सिख दंगे और राजीव गांधी को शपथ ज्ञानी जेल सिंह ने दिलाई थी प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद 8 नंबर पर हम बात करते हैं जाल में वे से वेंकटरमन 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वेंकटरमन ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया। उपराष्ट्रपति के पद पर वेंकटरमन ने राष्ट्रपति बनने से पहले कार्य किया। 1987 से 1992 का काल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के संविधान में भारत के इतिहास में अस्थिरता का काल था। 5 साल के इनके कार्यकाल में भारत ने 4 प्रधानमंत्री देखे। राजीव गांधी जो 1984 से प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, और उसके अलावा वीपी सिंह जिनको शपथ वेंकटरमन ने दिलाई, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल राजनीतिक रूप से अस्थिरतापूर्ण रहा, लेकिन इनके कार्यकाल और इनकी निष्पक्षता पर सवाल कोई नहीं उठा सकता। इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री देश में देखे। 9 नंबर पे हम बात करते हैं शंकर से आप याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा 1956 से 15 साल लगातार एमपी की विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। लगातार 15 साल तक एमपी की विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। इससे पहले दूरसंचार मंत्री भी ये रहे। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति से बनने से पहले महाराष्ट्र व पंजाब के राज्यपाल रहे। शंकर दयाल शर्मा के बाद राष्ट्रपति के रूप में 10वें राष्ट्रपति बने के.आर. नारायणन। इसको आप याद रखेंगे नारायण से, शंकर नारायण से आप याद रखेंगे के.आर. नारायणन। 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया। के.आर. नारायण के बारे में कहा जाता है कि कई बार इन्हें पैसे की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन इन सब के बावजूद संघर्ष करते हुए ये इतने ऊंचे पद पर पहुंचे। के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति बनने से पहले प्रोफेसर और पत्रकार रह चुके। के.आर. नारायण हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार थे। इसके अलावा पंडित नेहरू के कहने पर इन्होंने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की और कई देशों में भारत के राजदूत व उच्चायुक्त रहे, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चीन, म्यांमार, अमेरिका, थाईलैंड। 1992 में राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी पहले कार्य किया, उनको हाईलाइट कर दिया है, आप देख लेना। 11वें नंबर पर हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ऐसे आप देखेंगे नारायण काली देवी के मुख में काली से आप याद रखेंगे। 11 नंबर पर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ बातें जान लेनी ज़रूरी हैं। इनको भारत के संविधान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न तीनों सम्मान इनको मिल चुके हैं। पोखरण में जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो उसकी अगुवाई भी कलाम साहब ही कर रहे थे। 27 जुलाई 2015 को इनका
2015 को शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय इनका देहावसान हार्ट अटैक के कारण हो गया। हार्ट अटैक के कारण हो गया। उसके बाद 12 नंबर पर हम बात करते हैं देवी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। 2007 से 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही और ऐसा करने वाली ये अभी तक की पहली महिला हैं। 27 साल की उम्र में इन्होंने जलगांव विधानसभा से इलेक्शन लड़ना शुरू किया था। उसके बाद इनकी जीत का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने एक भी इलेक्शन नहीं हारा। 2004 से 2007 तक ये राजस्थान की राज्यपाल रही। 2007 में इनको राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 2007 से 2012 तक ये राष्ट्रपति भारत की रही। उसके बाद में 13 नंबर पर हम बात करते हैं मुख से आप याद रखेंगे प्रणब मुखर्जी 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने शिक्षक व पत्रकार के रूप में भी काम किया। 1997 में प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 1991 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2004 से 2006 तक ये रक्षा मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। उसके बाद 2006 से 2009 तक ये मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे और 2009 से 2012 तक ये मनमोहन सरकार में फिर रक्षा मंत्री रहे। 1969 के बाद 5 बार इन्होंने राज्यसभा में इनका निर्वाचन हुआ और 2004 के बाद 2 बार लोकसभा में ये आए। 2007 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण से इनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए थे, इसलिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस से दूरी बढ़ती चली गई। 1986 में प्रणब मुखर्जी ने अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा दिन तक दूर ये रह नहीं पाए। 3 साल बाद यानी कि 1989 में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय फिर से कांग्रेस में कर दिया और तब से अब तक ये कांग्रेस के लिए ही काम करते आ रहे हैं। 14 नंबर पर हम बात करते हैं रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। 2017 से 2022 तक का उनका कार्यकाल। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रह चुके हैं।